हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के में वित्त विधेयक के बारे में जानेंगे। वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 117 में इसका उपबंध दिया गया है। वित्त विधेयक दो तरह का होता है, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप ए वित्त विधेयक जानेंगे। इसमें ये ऐसा विधेयक जिसमें साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों के प्रावधान एक साथ सम्मिलित हो, वो श्रेणी ए का वित्त विधेयक कहलाता है ना। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और जो बाकी प्रक्रिया रहती है वो साधारण विधेयक की तरह ही होती है। दूसरा आता है टाइप बी। किसी साधारण विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए धन के व्यय से संबंधित विधेयक श्रेणी बी में रखे जाते हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान ही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा संविधान संशोधन विधेयक, या आर्टिकल 368 में वर्णित है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ये विधेयक। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसके अनुसार संविधान में अधिकांश संशोधन विशेष बहुमत द्वारा और ऐसे प्रावधान जो संघ और राज्य के वित्तीय, विधायी या कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हो, न्यायपालिका की शक्ति से, कार्यपालिका शक्ति संबंधित हो, या फिर न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित हो, या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित हो, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जो मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को जो प्रभावित करता है उसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी जरूरी होता है, और अनुसमर्थन मतलब आधे राज्य साधारण बहुमत से उसे पारित करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है, परंतु उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे आर्टिकल 3 है ना, नए राज्यों का निर्माण। संविधान संशोधन विधेयक यदि दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो विधेयक व्यपगत हो जाता है ना। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में कोई गतिरोध है तो लैप्स हो जाएगा बिल। अब आता है विधेयकों का व्यपगत होना। किन किन स्थितियों में विधेयक लैप्स हो जाता है? लोकसभा से पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के भंग होने के साथ ही व्यपगत हो जाएगा। राज्यसभा से आरंभ होने वाले और पारित होकर लोकसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन से व्यपगत हो जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद भी है। क्या क्या अपवाद है? राज्यसभा से आरंभ होकर राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होते। ठीक है, लोकसभा के विघटन से वो व्यपगत नहीं होते। दोनों सदनों से पारित विधेयक लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होते। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होते। यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई और उसके पश्चात लोकसभा भंग होती है तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा और संयुक्त बैठक की तिथि के दिन एक दिन के लिए जो भंग लोकसभा है वो वापस जीवित हो जाएगी। अब आता है हमारा वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान आर्टिकल 112 में वर्णित है ना। अब इसमें आर्टिकल 12 में जो आय और राजस्व वाला हिस्सा अलग है और व्यय वाला हिस्सा अलग है। इसमें भारत की संचित निधि 266A दी है, लोक लेखा जो दिए है ना, जिसमें पीएफ फाइन वगैरह आते हैं वो है, और भारत की आकस्मिक निधि है, यह आर्टिकल 267 के तहत बताई गई है ना। और व्यय में भी दो तरीका दिया है इसमें, भारित व्यय और सामान्य व्यय। अनुच्छेद 113 में क्या उपबंध है? संसद में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार प्रत्येक व्यय के लिए अनुदान की मांग रखती है। इसमें भारित व्यय पर मतदान नहीं किया जाता है, सामान्य व्यय संसद में मतदान के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 112 सब क्लॉज 3 में निम्नलिखित व्यय को भारित व्यय बताया गया है। किस किस को बताया गया है? राष्ट्रपति की परिलब्धि एवं भत्ते, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, भारत सरकार द्वारा देय ऋण भार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, ये इस पे होते। और ऐसे सभी वे जिन्हें संसद संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करे। अब आता है हमारा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में वर्णित है। सरकार द्वारा किसी भी व्यय को तभी किया जा सकता है जब संसद विनियोग विधेयक पारित कर दे। अनुच्छेद 116 में क्या दिया है? लेखा अनुदान दिया है, वोट ऑन अकाउंट।
इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को स्थापित किया जाता है। ये 31 मार्च की रात्रि 12 बजे भारत सरकार का लेखा शून्य मान लिया जाता है और सामान्य तौर से बजट माह के अंत तक पारित होता है। अतः नए वित्तीय वर्ष में 2 माह के खर्च को चलाने के लिए सरकार अग्रिम धनराशि की मांग करती है, जो बजट के कुल व्यय का 1/6 होता है। इस प्रस्ताव को लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। अब आता है हमारा प्रत्यय अनुदान, जिसे वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं। ऐसे खर्च जिनका ब्यौरा दे पाना सरकार के लिए संभव न हो, जैसे किसी आपदा में खर्च की गई धनराशि के लिए सरकार प्रत्यय अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आता है हमारा अपवाद अनुदान। किसी ऐसे खर्च के लिए जो सामान्य तौर से बजट में व्यय के रूप में सम्मिलित नहीं होते, सरकार द्वारा अपवाद अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 115। इसमें कौन है, सबसे पहले इसमें दिया है अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री डिमांड्स। यदि किसी योजना पर बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि व्यय हो जाए तो इसके लिए सरकार अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आता है हमारा अतिरिक्त अनुदान। किसी वित्तीय वर्ष में सरकार बजट में वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त किसी नई योजना को शामिल करती है तो इस पर होने वाले व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा अधिक अनुदान। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण किसी योजना पर होने वाला व्यय बजट के अनुमान की तुलना में अधिक हो जाता है तो इसके लिए सरकार संसद से अधिक अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है। अब आता है हमारा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। कौन कौन से प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। सबसे पहले आता है अविलंब लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा। सबसे पहले आता है स्थगन प्रस्ताव। इसे हम केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। किसे, स्थगन प्रस्ताव को हम लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। अगर किसी, एक सेकेंड, अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले दिन के सभी कार्यों को सदन में स्थगित कर देता है और प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित के क्या क्या है। पहला है, मामला निश्चित स्वरूप का हो, तथ्यात्मक आधार पर हो, अविलंब प्रकृति का हो, लोक महत्व का हो, संघ सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हो या जुड़ा हुआ हो। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है ना, और प्रस्ताव पर मंत्री का उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, है ना। इसे राज्यसभा में पत्रों का प्रस्ताव भी कहते हैं। ये भारतीय संसदीय व्यवस्था का विशेष लक्षण है। किसी विशेष मुद्दे पर मंत्री का ध्यान दिलाने के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए मंत्री समय मांग सकता है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पत्रों के प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्पकालीन प्रस्ताव। ये 1953 से प्रारंभ हुआ था। इसमें उन मामलों पर चर्चा की जाती है जिन्हें स्थगन प्रस्ताव के अधीन स्वीकृत नहीं किया गया है। सामान्य तौर से चर्चा मंगलवार और गुरुवार को संपन्न की जाती है। इसी चर्चा के पश्चात मतदान का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु मंत्री जिससे संबंधित मामला हो उत्तर देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट आता है हमारा नियम 377। स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दे नियम 377 के अधीन सदन में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। संबंधित मंत्री सदस्य को मुद्दों के संबंध में सरकार के विचार और कार्यवाही के बारे में सूचित करता है। ठीक है। अब सरकार या किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसे हम प्रिविलेज मोशन कहते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध सदन में गलत तथ्य सूचना देने के लिए लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संबंधित मंत्री को सदन से माफी मांगनी पड़ती है और इसे सरकार के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा निंदा प्रस्ताव, है ना, सेंसर मोशन बोलते हैं इसे। लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यदि सदन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र विश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का विश्वास हासिल करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि निंदा प्रस्ताव में प्रस्ताव लाने के विषय इंगित करना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा नहीं बताना पड़ता है, विषय नहीं बताना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। संसदीय नियमावली में इसका कोई उल्लेख नहीं है। गठबंधन सरकारों के दौर में जब
किसी दल को समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये जहाँ का भी मामला हो, गठबंधन को विश्वास प्रस्ताव के लिए निर्देशित करता है। अब आता है रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है? ये वेंकटचलैया समिति ने रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का सुझाव दिया था, जिसके अनुसार जब विपक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना चाहिए। यद्यपि इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आप मान लो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके विश्वास में आप मतलब एक बताइए हम इस तरह से सरकार बनाएंगे, है ना। मतलब सामने वाले ने बोला हम हमें इस पर अविश्वास है, ठीक है, तो फिर आप उसका विश्वास प्रकट करिए, मतलब आप सरकार बनाकर बताइए। तो यही रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। अब हम कटौती प्रस्ताव है ये हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।